Rajesh Patil, and we are here just to continue with the series that is going on regarding which book should be followed for the NEET. And in NEET, about the three subjects, that is the physics, chemistry and biology. So this is the second part of that series, and gonna to be continue on the topic which books should be followed for the mystery of chemistry. So let's dive into chemistry one. गाइज आपको मतलब कुछ बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी लगता है और कुछ बच्चों को इतना टफ लगता है कि केमिस्ट्री की तरफ देखते भी नहीं। मतलब जिनको फिजिक्स इजी लगता है वो केमिस्ट्री की मतलब केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, केमिस्ट्री से नफरत करते हैं और देखते भी नहीं। और कुछ बच्चों को केमिस्ट्री इतना इजी लगता है कि ऐसे लगता है कि फाइनल में वो केमिस्ट्री में टॉप करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? सी फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री वन। ओके, सो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि मोस्टली उसमें सॉल्विंग पार्ट होता है, कैलकुलस पार्ट होता है। तो उसके लिए क्या आता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन देते हैं मतलब प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो प्रॉब्लम देख के ही गायब, मतलब प्रॉब्लम देखते हैं यार अब कुछ नहीं होगा तो छोड़ देते। कुछ बच्चे डेर करते हैं वो पढ़ने में, तो पढ़ते रहते हैं पर कुछ मतलब वर्ड्स समझ में ही नहीं आते, तो फिर 4 मार्क्स छोड़ दिए। ओके, कुछ बच्चे होते हैं एंड तक पढ़ते हैं पर फॉर्मूला ही याद नहीं आता यार, फिर से गए मार्क्स। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल में मार्क्स बहुत ज्यादा कटने लगते हैं। तो उस पर सोल्यूशन क्या है? सी फिजिकल में प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ नए वर्ड्स आते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम समझ में आता ही नहीं। तो उसी की वजह से वो चैप्टर एलिमिनेट होते जाता है और मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो उसके लिए क्लास में जब भी टीचर आपको पढ़ा रहे तब ध्यान से सुनो कि वो कौन से न्यू वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो उन न्यू वर्ड्स को नोटबुक में नोट डाउन कर लो या दिमाग में रह सकते हैं। तो रिलेट करो कि बस ये वर्ड इस कंसेप्ट से रिलेटेड था। ओके, तो ये हो गया फिजिकल का। सेकेंड पार्ट आता है इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में क्या है यार, बस थ्योरी का पार्ट है। थ्योरी बोलो तो फिर मतलब हम तो बायो के स्टूडेंट है तो थ्योरी पढ़ना मतलब कुछ इतना भी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, तो हम थ्योरी पढ़ सकते हैं। पर इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है कि इतनी ज्यादा थ्योरी है और उसमें ऐसे कुछ मतलब चीजें दी हुई है कि वो हमें इजीली समझ में नहीं आती। मतलब कहीं पे दिया है इसका ये इसको हीट किया तो ये कलर में चेंज होगा, इसको इसी टेम्परेचर में हीट किया तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी की वजह से इनऑर्गेनिक पढ़ना बोर लगने लगता है। तो उस पे सोल्यूशन ये है कि आप उसे पार्ट्स में डिवाइड करो। इस दिन इतना पार्ट, अगले दिन अगला पार्ट, मतलब ऐसे करके एक चैप्टर को डिवाइड करो। एक हफ्ते में उस पूरे चैप्टर को इजीली पढ़ लो। पर दूसरे दिन जब आप अगला वाला पार्ट पढ़ रहे तो पहले वाले पार्ट का इंस्टेंटली रिवीजन करना ना भूलें, ठीक है? तो इससे शायद आपको इनऑर्गेनिक इजी लगने लगेगा। एंड द थर्ड पार्ट इज नाउ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें रिएजेंट याद नहीं रहते, किसी को नेम्ड रिएक्शंस ही याद नहीं रहती, किसी को रिएक्शंस ही पता नहीं रहती। मतलब बोलते हैं कि इस चैप्टर में कौन सी रिएक्शंस है, एग्जाम में देखते हैं कोई रिएक्शन है कि बोलते यार एग्जाम किस टॉपिक पे थी। पर ये प्रॉब्लम क्यों होता है, हम रेगुलर रिवीजन नहीं देते। ऑर्गेनिक को रेगुलर रिवीजन लगता है, पर अभी से मतलब ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं मतलब रिएक्शन पे। पर अभी से किया तो शायद वो 4 क्वेश्चन हमारे मिल जाए अच्छे से, हमें 16 मार्क्स हमारे बढ़ जाए। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि जो भी एनसीईआरटी में आपको रिएक्शन दी है वो एक पेज पे निकाल लो और बोल दो कि यही अपना ऑर्गेनिक का सिलेबस है। और जो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है तो उनके लिए बस आप ध्यान में रखो कि हाँ ये रिएक्शन है, पर वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो वो आपको इजी रहेगा जब आप एग्जाम में उसे एलिमिनेट करोगे। मतलब वो ऑप्शन में दिखेगा पर वो आंसर से रिलेटेड नहीं होगा, तो आप इजीली उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और करेक्ट आंसर की तरफ इजीली बढ़ोगे। ओके, तो यही चीजें हैं जिसकी वजह मतलब जहाँ पे आप गलती करते हैं और जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आने लगते हैं। So let's move on to the important and mostly awaited part, that is which book should we follow for the chemistry. See, physical, inorganic and organic के लिए कई बार कुछ अलग अलग बुक्स यूज करनी पड़ती है। मतलब एक ही बुक को फॉलो करके हम तीनों टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते।
तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें क्या करना है कि फिजिकल में मोस्टली कैलकुलस पार्ट होता है, तो हमें ध्यान देना है कि मोस्टली हमारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो अपने क्लास में तो हमें सिखाते हैं, तो उसे तो फॉलो करना ही करना है, रोज का रोज पढ़ना है, फिर फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूला नोटबुक बनानी है और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी करनी है। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए वाले हैं, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही तो केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी यूज करो, और जो असाइनमेंट्स आपको क्लास से या मतलब इंस्टीट्यूट से आपको दिए जाते हैं बस उसे फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, तो आपकी फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगी। इनऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पार्ट पढ़ने पे ध्यान दो, और जो इंस्टीट्यूट आपको इनऑर्गेनिक की जो भी असाइनमेंट है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाली होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पीएचडी लेवल के टीचर नहीं, एक 12 वाले स्टूडेंट के लिए बनाई हुई वो असाइनमेंट होती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। कुछ कुछ इजी जो क्वेश्चन लगते हैं बस उन्हें सॉल्व करते जाओ, ठीक। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, एक बार थ्योरी पार्ट मतलब रट जाए ना, तो कहीं पे भी आप अगर क्वेश्चन लिखें तो इजीली टिक मार्क कर सको और आगे से आगे बढ़ सको, इजीली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो एनसीईआरटी के अलावा आप इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा कुछ मतलब स्पेंड मत करो अपना टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। अब रही बात ऑर्गेनिक की, ओके। ऑर्गेनिक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिएजेंट याद रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कई बार एग्जाम में कैसे होता है रिएजेंट दिया मतलब रिएजेंट ढूंढो बोलता है, फाइंड आउट द रिएजेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन, फिर कई बार रिएजेंट एंड द रिएक्टर दिया होता है, फिर प्रोडक्ट ढूंढना होता है, या कई बार रिएजेंट एंड प्रोडक्ट दिया वाला होता है और रिएक्टर ढूंढना है। तो ऐसी मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके इस पे ध्यान दो, और जो कुछ आउट ऑफ सिलेबस है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। कई बार आप डरते हैं कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे पता ही नहीं, तो ऑर्गेनिक मेरा अच्छे से कैसे होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, पर इस पर ध्यान मत दो। जो कि एनसीईआरटी में रिएक्शन दी वाली है, नेम रिएक्शन दी वाली है, जो भी रिएजेंट है, जो कुछ स्पेशल कंडीशन सप्लाई होती है ऑर्गेनिक में, बस उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। और ऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली बोलो तो MS चौहान एंड JRV का हिमांशु पांडे और MTG का एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स जो कुछ है वो भी आप फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द 3 फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वन, and specifically for organic MS Chauhan and JRV of Himanshu Pandey is the best one, so you can go through those. And same here for, as I said, for physics you have to go for a formula notebook that will be helpful for you when there is the exam just left with 15 days. So please start to make a formula notebook from now only, so that you will be able to have a calmness when there are just 15 days remain for your final NEET exam. So guys, this much for now, and please wait for the next video that will be regarding your mostly favorite, mostly awaited subject, that is the biology one. So this much only for now, and you can join me onto the Telegram channel, that is the Vijay's Net Valley. Thank you.